चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, सीए हैं राजेश शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आंकड़ों की बाजीगर हैं ये अभय दुबे, और 4 अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, गरीबी बेरोजगारी पर इनकी खास निगाह रहती है, एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा, उस पर विस्तृत अध्ययन किया है विजय सरदाना ने, और टैक्स के मामलों के भी जानकार हैं, और पैसे कैसे घुमाया जाता है उस खेल को समझते हैं शरद कोहली। तो कल किस बात पर निगाह होगी राजेश पर? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं शरद कोहली, क्योंकि देखिए राजकोषीय घाटे का मैंने जिक्र किया, 17,86,816 करोड़, ये तो जीडीपी के हिसाब से 5.9% होता है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ का था, तो 17,86,816 करोड़ ज्यादा खर्च किए, तो यह खर्चा और बढ़ जाएगा क्या, और डेट ट्रैप में भी फंसने की नौबत आ सकती है क्या? देखिए संदीप, जो सरकार का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, जिसको आप राजकोषीय घाटा कह रहे हैं, तो सरकार ने घोषणा करी है कि इसको हम घटा के 4.5% तक ले आएंगे। आपको याद होगा ये कोरोना से पहले 3% के आसपास होता था। ये एक FRBM होता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत ये सारा आंकड़े चलते हैं और इसको सरकार का घटाने का है। तो मुझे लग रहा है ये जो कल बजट पेश होने वाला है, इसमें आपको केपेक्स, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बुनियादी ढांचे पर जो सरकार खर्च करती है, उसमें मुझे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि ये बजट ऐसा होगा कि पिक्चर अभी बाकी है। हाँ। मुझे लग रहा है सरकार को लगभग विश्वास है कि वो वापस आने वाले हैं, तो जुलाई में पार्ट बी बजट का आएगा ही आएगा, तो बजट की आखिरी लाइन होनी चाहिए, तो पिक्चर अभी बाकी है। एक डायरेक्शन बजट देगा, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, सरकार किस तरफ सोच रही है, एक डायरेक्शन निकल के आएगा। बाकी 5.9% टारगेट मुझे लग रहा है मीट होगा, पर जो असली पिक्चर आपको दिखाई देगी संदीप, वो आपको जुलाई के बजट में दिखाई देगी। नहीं, पर देखिए अकाउंट होता है एक तरह एक होता है कर्ज लेकर, चलिए कर्ज लेकर आप घी पी रहे हैं, चल जाता है, पुरानी फिलॉसफी भी है, चरवक साहब कह गए ये बात, पर जो आयाम हैं, जो जगहें हैं जहां से हम राजस्व सही मायने में इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें विनिवेश एक है, और विनिवेश में भी सरकार की जिम्मेदारियां हैं कुछ काम करने की, कुछ सहूलियतें हैं एक आम नागरिक को, आपको मुझको देने की, पर स्टील भी बनाए, गैस भी बनाए, तेल भी बेचे, ये करने की तो कोई जरूरत नहीं है। विनिवेश के जो टारगेट्स हैं 2,10,000 करोड़ का, वो सिर्फ 32,742 करोड़ 2020-21 में, चलिए कोरोना की भेंट चढ़ गया, पर ये 15,000 करोड़, 31,000 करोड़, इस साल तो सिर्फ 10,000 करोड़, 51,000 करोड़ का 20% भी नहीं। क्या सरकार का काम होता है धंधा करना? आपने इससे निकलना पड़ेगा, या ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है? नहीं, मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से आता हूं संदीप, कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस करने का नहीं है, और मेरे ख्याल सरकार भी यही चाहती है। पर दिक्कत विनिवेश में क्या है कि विनिवेश शेयर मार्केट के मूवमेंट्स के अधीन रहता है। हालांकि शेयर मार्केट में बहुत अच्छा बम चल रहा है, शेयर मार्केट जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, बिल्कुल बम पर जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, आप तो भली भांति शेयर मार्केट को समझते हैं संदीप, और मैं इस बात को जानता हूं कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की वैल्यूएशन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। अभी लोग जैसे बड़ी कंपनियों पे, निजी कंपनियों पे दाव लगाते हैं, उतना दाव नहीं लगा रहे। तो सरकार ने, आपने LIC का उदाहरण दिया था, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। जो लोगों ने पैसा लगाया LIC में, जो पैसा लगाया, वो आज भी उस रेट तक उनको लाने में परेशानी हो रही है। हाँ, 1/4 हो गया था घाटे में रहा, तो ऑफर प्राइस से 1/4 पर दाम आ गया था। बिल्कुल। तो उसमें सरकार धीरे धीरे चल रही है, उसमें विनिवेश नहीं, इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है ना। सरकार क्या बैकफुट पर आ गई विपक्ष के इस विरोध से और आरोप से, अरे ये तो देश को बेचने चले, और उसमें पुरानी स्टेटमेंट्स वायरल होने लगी। नहीं,
नहीं, मुझे नहीं लगता सरकार जो है विपक्ष के किसी कटाक्ष के प्रेशर में आती है। आपका भी तजुर्बा है और हम सब देखते हैं, मुझे नहीं लगता सरकार प्रेशर आती है। ये जरूर होता है कि जो सरकारी क्षेत्र के एम्प्लॉइज होते हैं कंपनीज के, उनको थोड़ा सा अपनी नौकरी का खतरा हो जाता है, उनको बदले में आपको गोल्डन हैंडशेक या उनको एक एश्योरेंस देना पड़ता है कि आपकी नौकरी बनी रहेगी। पर मैं जिस मुद्दे पे आ रहा था, जो आपने उठाया था संदीप, वो था राजकोषीय घाटे का। जो टैक्स की कलेक्शंस हैं संदीप, वो 20% बढ़ी है। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। 8 करोड़ के करीब रिटर्नें फाइल हुई। हमारा 17-18 लाख करोड़ का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आया है। जीएसटी का कलेक्शन, अभी दुबे जी कह रहे थे कि जीएसटी कलेक्शन में इंपोर्ट की भी एलिमेंट होती है, ये बात सही है। पर अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारी यहां पर कंजम्पशन है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 55 से 60% संदीप कंजम्पशन पे चलती है। तो अगर आपको या तो कच्चा माल आता है या बने बनाए सामान आता है, दोनों में। अरे भाई, हम क्यों नहीं दे रहे दुनिया को? कच्चा माल, हम डंपिंग ग्राउंड है क्या? सवाल इसमें ये भी आ जाता है ना। अपना हम बेसिक चीज ना बना पाए। ई रिक्शा वो चीन से आ रही है, पटाखे चीन से आ रहे हैं, बल्ब चीन से आ रहे हैं, कपड़े चीन से आ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था संदीप कि देखिए, ये आत्मनिर्भरता जो है ना, ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भरता की ओर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकते हो। मेक इन इंडिया का नारा तो ठीक है, दीजिए। हाँ प्लीज, छोटी सी टिप्पणी। मैं एक टिप्पणी सिर्फ, हाँ, चीन पे जो सामान आ रहा है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने चीन से जितना भी सामान आता है, जो अभय दुबे जी ने फिगर दी, मेरे पास उसका पूरा एनालिसिस है। अगर आप उसमें गहराई में जाके देखेंगे तो पहले फिनिश गुड्स ज्यादा आते थे, रॉ मटेरियल कम आता था। अब रॉ मटेरियल, ये हम बाल की खाल निकाल रहे हैं। नहीं, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोनेंट्स मंगा रहे हैं। संतोष मेहरोत्रा को स्क्रीन पर लाइए। संतोष मेहरोत्रा, अब